अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जाली अकाउंट्स की तहकीकात में एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। कुछ दिन पहले हमने आपको दुबई में पाकिस्तानियों की जायदादों के हवाले से यह बताया था कि दुबई में जायदादें रखने वाले 2 पाकिस्तानियों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी की रहनुमा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर से जुड़ रहा है। अब एक और दिलचस्प मामला जाली अकाउंट्स केस में सामने आया है। JIT की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक सिंध में शिकारपुर के रिहायशी मुश्ताक अहमद मेहर ने बहरिया टाउन के जैन मलिक के साथ एक मुश्तरका अकाउंट खोला जिसमें JIT के दावे के मुताबिक 8 अरब रुपए से जायद रुपए की मुंतकली हुई। इस अकाउंट से पैसे मुबैना जाली अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए और कुछ जाली अकाउंट से पैसे इस मुश्तरका अकाउंट में आए। अब कौन है ये मुश्ताक मेहर? इस हवाले से जब हमने तहकीकात शुरू की तो हैरान कुन इनकी शफात सामने आए हैं। मुश्ताक मेहर के शनाख्ती कार्ड पर मुस्तकिल पता जिला शिकारपुर का है, जबकि मौजूदा पता इस्लामाबाद में F8 गली नंबर 19 का है। हैरान कुन तौर पर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के शनाख्ती कार्ड पर भी यही पता दर्ज है। कौमी असेंबली की वेबसाइट पर आसिफ अली जरदारी के मकामी पते में लिखा है जरदारी हाउस गली नंबर 19 F8 इस्लामाबाद, यानी मुश्ताक मेहर और आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद के घर का एक ही पता है। हमने फिर मजीद तहकीकात की और शिकारपुर में मुश्ताक मेहर के आबाई इलाके से मालूमात करवाई तो यह पता चला कि मुश्ताक मेहर 15 साल पहले इलाका छोड़ चुका है और यह भी कहा गया कि वो आसिफ अली जरदारी के पास मुलाजमत करते हैं। गाँव में मुश्ताक मेहर का ना कोई घर है, ना ही उनकी कोई जायदाद है। शिकारपुर के रिहायशी मुश्ताक मेहर आखिर कैसे अरबों रुपए का बैंक अकाउंट चला रहे हैं और उनका और आसिफ अली जरदारी का पता एक जैसा क्यों है, ये बहुत अहम है। हमारी तहकीकात के मुताबिक ये मुश्तरका अकाउंट फरवरी 2014 और फिर जून 2015 तक इस्तेमाल हुआ और इस अकाउंट से 157 ट्रांजैक्शंस हुई। JIT मुश्ताक मेहर की तलाश कर रही है मगर वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। हमारी तहकीकात के मुताबिक शिकारपुर के रिहायशी मुश्ताक मेहर ने गुज़िश्ता 10 साल में 80 से ज्यादा गैर मुल्की दौरे किए हैं। मुश्ताक मेहर ने पाकिस्तान से अपना आखिरी सफर 3 अप्रैल 2015 को कराची एयरपोर्ट से मुत्तहिदा अरब अमारात का किया और वो फिर वापस नहीं आए। JIT ज़राए को शक है कि मुश्ताक मेहर वो शख्स है जिसके जरिए जाली अकाउंट्स का ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप से ताल्लुक जुड़ता है। हमारे ज़राए के मुताबिक आज JIT ने भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुश्ताक मेहर के हवाले से सवालात किए, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने उनसे कहा कि मुश्ताक मेहर उनका फिजियोथेरेपिस्ट है। मुश्ताक अहमद मेहर को आसिफ अली जरदारी का मुबैना फ्रंटमैन करार दिया जा रहा है। इससे पहले उनकी बहन फरियाल तालपुर के भी 2 मुबैना फ्रंटमैन सामने आ चुके हैं, जिसमें से एक का नाम हामिद समू है। हामिद समू की दुबई में 4 जायदादें सामने आई। ये सारा मामला हमने गुज़िश्ता दिनों अपने प्रोग्राम में आपके साथ, और अब मामला आसिफ अली जरदारी का है। हामिद समू के मामले में हामिद समू एमनेस्टी स्कीम के जरिए उन 4 जायदादों को जाहिर कर चुका, जबकि हामिद समू और फरियाल तालपुर का शनाख्ती कार्ड पर रिहायशी पता एक ही था। जिस तरीके से इस केस में आसिफ अली जरदारी का रिहायशी पता इस शख्स के साथ एक ही है, बिल्कुल इसी तरह मुश्ताक मेहर और आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद का पता एक है। इसके अलावा हमने आपको गुलाम अब्बास जरदारी के हवाले से भी बताया था, जिसकी दुबई में 2 जायदादें हैं और उसने दुबई की अपनी एक जायदाद के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी फरियाल तालपुर को दिया हुआ है। इन दोनों अफराद का ताल्लुक फरियाल तालपुर से जुड़ा, इस शख्स का ताल्लुक अब आसिफ अली जरदारी से जुड़ रहा है। ये मामला क्या है, मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी जाहिद किशकोरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, क्या मजीद तफसीलात हैं? अब एक जो पिछले दिन स्टोरी की उसमें शख्स हामिद समू 65 करोड़ की जायदादें दुबई में, उसकी जिसने एमनेस्टी स्कीम भी ले ली, ताल्लुक जब शनाख्ती कार्ड से पता चला तो मुबैना तौर पर फ्रंटमैन लगा फरियाल तालपुर साहिबा का। अब ये शख्स आसिफ जरदारी साहब का, आज आसिफ जरदारी साहब से इस हवाले से सवाल भी हुआ जब वो पेश हुए, क्या मामला है? शाहजेब, देखें, ये अकाउंट 2014 में हैरान कुन तौर पर एक फ़ेक अकाउंट खोला गया था कराची के एक प्राइवेट बैंक में, जिसमें तकरीबन सिंध के मुख्तलिफ़ कंपनियों से पैसे 8 अरब 14 करोड़ रुपए डाले गए थे। और फिर इस अकाउंट से, जिसकी
ओनरशिप 2 लोगों के नाम थी, जिसमें एक किरदार ये भी है मुश्ताक नामी शख्स। वहाँ से 123 ट्रांजैक्शंस में ये पैसा वहाँ से निकलवाया गया है। जब उसकी मज़ीद तहकीकात की, क्योंकि ये 330 अब तक जाली अकाउंट में से पहला अकाउंट है जिसमें बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शंस हुई हैं। जब इसकी तहकीकात आगे बढ़ी कि इसको ओन कौन करता था, तो ये मुश्ताक नामी शख्स था जो उसको ओन कर रहा था। इसने 2014-15 में ट्रांजैक्शंस की हैं। उसके बाद मुश्ताक के बारे में हमने खोज लगाने की कोशिश की कि ये कौन सा किरदार है, क्योंकि इस वक्त वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात का महवर है। ये एक ऐसा शख्स है, 37 साल इसकी उम्र है, जो कि शिकारपुर के सिंध का इलाका है, महबूब गोट का, वहाँ से इसका ताल्लुक़ है। और मुबैना तौर पर हमें ये बताया जाता है, जब हमने तहकीक की, कि 17 साल से तकरीबन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ ये काम कर रहा है। और फिर हमने ये तहकीक की कि आया कि इसका ताल्लुक़ आसिफ अली जरदारी के साथ कैसे बनता है। तो जब हमने नादरा से इसका रिकॉर्ड निकलवाया इन दोनों लोगों का, तो उनका जो मौजूदा पता है इस्लामाबाद के सेक्टर F8 का, वो बिल्कुल सेम है। इसके अलावा एक अहम बात है, जब हमने उसका इमिग्रेशन का रिकॉर्ड निकलवाया है। ये एक ऐसा गरीब शख्स, क्योंकि हमने टीम भेजकर वहाँ से पता करवाया था, ये बिल्कुल गरीब शख्स है जिसका अपना घर भी नहीं है और हज़ारों महर का बेटा है। वहाँ से हमने देखा कि इसके कितने ट्रांजैक्शंस हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के बैंक्स में। इसका सिर्फ एक ही अकाउंट है हबीब बैंक इस्लामाबाद में, जिसमें 19 लाख रुपए मौजूद हैं। लेकिन इस शख्स ने 88 इंटरनेशनल ट्रिप किए हैं गुज़श्ता 5 साल में मुख्तलिफ ममालिक में, जिसमें UK, दुबई, अफ़गानिस्तान, ईरान। और इसके अलावा जब हमने इसकी इमिग्रेशन का दूसरा रिकॉर्ड देखा, उस रिकॉर्ड में शाहज़ेब, जब आप कंपैरिजन देखें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का और इस मुश्ताक नामी शख्स का, तो वहाँ पर 103 ऐसी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं जिस पर दोनों ने इकट्ठे सफ़र किया है। और आखिरी बार 25 फरवरी 2015 को मुश्ताक नामी शख्स ने साबिक सदर के साथ सफ़र किया था। और उसके बाद 3 अप्रैल 2015 को ये मुश्ताक नामी शख्स पाकिस्तान से बाहर जा चुका है। और हमारी इतलात ये हैं कि इस वक्त ये UK में मौजूद है। उसके बाद पाकिस्तान वापस नहीं आया है। हमने कॉन्टेक्ट ज़रूर किया था इस मुश्ताक नामी शख्स की फ़ैमिली को भी। इसके एक कज़न हैं अल्लाह वसाया महर, उससे भी बात हुई थी मेरी, उन्होंने हमें ये कंफर्म किया है वहाँ से। साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन लास्ट में ये भी देता चलूँ कि इस मुश्ताक नामी शख्स के हवाले से आसिफ अली जरदारी से JIT ने सवाल भी किया था कि ये एक अहम किरदार है, आपका इससे क्या ताल्लुक़ है। तो मेरी इतलात में उन्होंने कंफर्म किया है कि ये शख्स मेरे साथ काम करता रहा है और पर्सनल कैपेसिटी में काम करता रहा है जी। लेकिन एक चीज़ उन्होंने डिनाई की है स्ट्रांगली कि मुश्ताक नामी शख्स जाली अकाउंट था, वहाँ से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। मुझे इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। अब ये बड़ी दिलचस्प मामला है। जरदारी साहब से आज इस हवाले से सवाल भी हुआ है। एक शख्स जिसके शनाख्ती कार्ड पर मौजूदा पता वही है जो आसिफ अली जरदारी साहब का इस्लामाबाद का है, आज उनसे सवाल भी हुआ। उन्होंने कहा ज़ाती हैसियत में मुलाजिम है, मगर ये डिनाई किया कि इसका जो जाली अकाउंट का मामला है, मुश्तरका अकाउंट है, उसमें अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन हुई, 8 अरब रुपए की जाली अकाउंट का मामला चल रहा है। गुज़िश्ता दिनों जरदारी साहब का जब इंटरव्यू हुआ, उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा देखिए। जिस पे रोज आज दूध वाला आ गया, आज बर्फी वाला आ गया, उसके अकाउंट से पैसे निकला है, इनको प्रूफ करना है कि मैं गया, मैंने अकाउंट खुलवाया, वो तो नहीं है ना। अच्छा, तो फिर आप पे केस बनता है? फिर मेरे पर केस बन सकता है और उसको भी मैं डिफेंड कर सकता हूँ कि हाँ भाई मैंने इसके अकाउंट में पैसा रखा है, मेरी मर्जी है। अच्छा, अगर आप चाहें तो उसको भी डिफेंड कर सकते हैं कि पैसे मैंने रखवाए, लेकिन वो जिसके नाम पे अकाउंट खोला है उस बेचारे को अगर पता ही ना हो तो फिर तो उसका कसूर है ना। ये आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि इस बात को डिफेंड किया जा सकता है, मर्जी है किसी के अकाउंट में पैसे रखे गए हैं। अब जो जाहिद किशकोरी बता रहे हैं कि आज सवाल हुआ तो उन्होंने इस शख्स से ज़रूर कहा कि मेरा ज़ाती मुलाजिम है, मगर ये बात मानने से इनकार किया कि इसके अकाउंट में 8 अरब रुपए के जो ट्रांजैक्शंस के मामलात हैं। इस केस में दूसरी अहम पेशरफ्त ये सामने आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी तलबी के बावजूद JIT के सामने पेश नहीं हुए और हमारे ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने आज पेश ना होने के लिए कल JIT को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त लिखी थी।
जब JIT ज़राए से जाहिद किशकोरी की बात हुई तो उसके मुताबिक बिलावल भुट्टो ने JIT के सामने पेश ना होने से मुतालिक अपने तहरीरी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात हैं, इसलिए मैं JIT के सामने पेश नहीं हो सकता। ज़राए के मुताबिक बिलावल ने अपनी तहरीरी दरख्वास्त में मजीद कहा कि JIT मुझे एक तफसीली सवालनामा दे और सवालनामा मिलने के बाद 4 से 5 दिसंबर तक मैं पेश हो सकता हूं। जबकि ज़राए से ये बात भी सामने आई है कि JIT ने अब तक ये फैसला नहीं किया कि वो बिलावल की दरख्वास्त यानी कि उनको सवालनामा भेजने की दरख्वास्त कबूल करेगी या नहीं कबूल करेगी या उनको दोबारा तलबी का नोटिस जारी करेगी। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के ज़राए से ये बात सामने आई है कि बिलावल भुट्टो को तलबी का कोई नोटिस नहीं मिला, उन्हें सवालनामा ज़रूर जारी किया गया जिसका जवाब कल वो अपने वकला देंगे। अब ये एक मामला है जिसमें पीपल्स पार्टी के ज़राए कह रहे हैं कि JIT को JIT की तरफ से तलबी का नोटिस नहीं बल्कि एक सवालनामा उन्हें कल मौसूल हुआ। आने वाले कल यानी कि कल जुमेरात को वो उस सवालनामे का जवाब दे देंगे। मगर JIT के ज़राए ये बताते हैं कि ये दावा है उनका कि बिलावल भुट्टो को JIT ने जो 22 नवंबर को समन जारी किया वो समन अगले ही दिन यानी 23 नवंबर को बिलावल हाउस के चौकीदार रबन खान सोलंकी ने 4 बजे वसूल किया और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल JIT से तहरीरी तौर पर पेश ना होने की और सवालनामा जारी करने की दरख्वास्त की, जिस पर JIT ने अब तक कोई बाकायदा फैसला नहीं किया है। ज़राए के मुताबिक जाली अकाउंट्स केस से मुताबिक बिलावल को लेकर जो JIT का नोटिस है वो अब तक बरकरार है, जिसमें JIT ने बिलावल भुट्टो को अपने नोटिस में मुखातिब करते हुए कहा था कि जरदारी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर होने की हैसियत से बिलावल भुट्टो इस मामले के हकाइक और हालात से आगाह हैं और इससे जुड़ी मालूमात और शवाहिद अपने पास रखते हैं, इसलिए वो जरदारी ग्रुप और मुख्तलिफ अकाउंट्स में होने वाली ट्रांजेक्शंस का जवाब दें। अब देखना होगा कि कल बिलावल भुट्टो JIT के सामने जिन सवालों का है वो कोई नया सवालनामा है जो इस दावे को साबित करेगा पीपल्स पार्टी के कि कल एक सवालनामा JIT की तरफ से दिया गया जिसका जवाब दिया जा रहा है, या वही 4 जवाब होंगे जिनसे मुतालिक JIT ने अपने नोटिस में जो समन का नोटिस है उसमें उनसे 4 सवाल किए थे, या कोई नया सवालनामा होगा जो JIT के ज़राए के मुताबिक अब तक जारी नहीं किया गया। JIT ने ये दावा किया है जो कि जाहिद किशकोरी से बात करते हुए किया है। अब देखते हैं कि हकीकत क्या सामने आती है। जाहिद, इस हवाले से भी हमें बता दीजिएगा कि आपकी जो बात हुई है क्या JIT के ज़राए कह रहे हैं? शाजिब, देखिए मैं आपको क्रेडिबल सोर्सेज के तवस्सुत से बता सकता हूं कि असल में कुछ कहानी यूं है कि 22 नवंबर को 3 बड़ी शख्सियात को इस जाली अकाउंट केस में नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को, और इनको बताया गया था कि 28 तारीख को फरियाल तालपुर और बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेश होना है और 29 नवंबर को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को पेश होना है। मैं आपको क्रेडिबल सोर्सेज से एक मरतबा फिर बताना चाहता हूँ कि रबन खान सोलंकी जो कि बिलावल हाउस कराची में उन्होंने 23 नवंबर को 4 बजे ये नोटिस रिसीव किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 पेजेस पर मुश्तमिल ये नोटिस है। इसमें तफसीलात हैं, 6-7 बड़े सवालात किए गए हैं कि किस तरीके से उसको जरदारी ग्रुप के एज ए डायरेक्टर के तौर पर JIT सवाल करना चाहती है, उसको पेश होना है वहाँ पर, और साथ साथ ये भी लिखा हुआ है इस नोटिस में जो कि टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि अगर आप अपेयर ना हुए तो आपको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो 99 का जो लॉ है उसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी हाँ, उसके बाद मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अपनी लीगल टीम के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने कंसल्टेशन की है। कल उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में JIT को तहरीरी तौर पर जो कि हाथ से लिखी हुई दरख्वास्त है, 2 चीज़ों की दरख्वास्त की है कि नंबर 1 उन्हें एक सवालनामा भेजा जाए, और दूसरा उन्होंने कहा है कि वो पर्सनली तौर पर इंगेज हैं, लिहाजा आज के दिन क्योंकि उसका समन था उसको पेश होना था, वो पेश नहीं हो सकते, और ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे उन्हें सवालनामा मिल जाएगा उसके बाद 4 या 5 दिसंबर को वो JIT के सामने पेश हो सकते हैं। और दूसरा लास्ट पॉइंट ये है कि आसिफ अली जरदारी को कल का समन था और क्योंकि वो सियासी मसरूफियात में कुछ इंगेज थे, उन्होंने JIT से ये दरख्वास्त की थी कि उनको आज ही उनको सुन लिया जाए, और साथ ही वॉलंटरली दोनों JIT और ये जो मुबैना तौर पर इसमें लोग मुलव्वस हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने बता रहे थे। अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का दावा सही साबित होता है या JIT के ज़राए सही साबित होते हैं। जो जवाब देंगे बिलावल भुट्टो जरदारी वो किन सवालों का है उनसे पता चल जाएगा। आज के इस प्रोग्राम में भी ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद खबरों पर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब आज बोले, बहुत सारा बोले,
मगर फिर साफियों से गिला करते रहे कि मैं कुछ बोलूँगा तो आप छाप नहीं सकेंगे, आप चला नहीं सकेंगे, बातें भी करते रहे, गिला भी करते रहे। तो वो जो बोल रहे थे वो छप गया, फिर क्या ऐसा था जो नहीं बोल रहे थे, जो नहीं छप सकता था, उस पर तफसील से बात करते हैं ब्रेक के बाद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज बोले और काफ़ी सारी उनकी तरफ से बातें की गई। नून लीग का ये मौक़िफ़ रहा है कि नवाज शरीफ इसलिए नहीं बोल रहे, मरीम नवाज साहिबा इसलिए नहीं बोल रही कि एहलिया का इंतकाल हुआ है, वो गम में हैं नवाज शरीफ के एहलिया का, लेकिन इस हवाले से NRO और समझौता करने के इल्ज़ामात लग रहे हैं। आज एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर खामोशी तोड़ते हुए कई अहम सवालों पर साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की और कहा कि उनके बोले गए अल्फाज, साफ़ियों से कहा कि उनके बोले गए अल्फाज ना आप लिख सकते हैं ना ही शाया कर सकते हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने तनकीद की। इमरान खान की बहन की दुबई में जायदाद से मुताल्लिक भी उन्होंने सवालात उठाए, मगर ये गिला भी किया कि ना लिखा जाएगा ना छप जाएगा। तो क्या ऐसी बात थी जो वो नहीं कर रहे, जो ना लिख पाते सहाफ़ी, ना वो छपती। आज इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में जहाँ नैब रेफरेंसेस के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई, वहीं जो मामला अहम रहा वो नवाज शरीफ की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू थी, जिसमें उन्होंने कई अहम मामलात पर बात की। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के खिलाफ केस पर भी तनकीद की। इस हवाले से उनका कहना था कि हमने बिजली के मंसूबों में 160 अरब रुपए की बचत की और इन मंसूबों में बचत के पीछे शहबाज शरीफ की मेहनत थी, लेकिन शाबाश देने के बजाय शहबाज शरीफ को नैब ने जेल में डाल दिया। नवाज शरीफ का कहना था कि हमने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर बनाया, लेकिन इसका इनाम यह है कि हम जेलों का मुंह देखें। ये सब सोच कर तकलीफ होती है और फिर आप कहते हैं मैं बोलता नहीं। नवाज शरीफ का अपनी खामोशी पर कहना था कि वह चुप हो तो कहा जाता है कि समझौता कर लिया, लेकिन क्या सजा सुनने के बाद लंदन से वापस आने वाला NRO कर सकता है? नवाज शरीफ ने कहा कि वो जो कुछ बोलेंगे वो ना आप लिख सकते हैं ना ही शाया कर सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने आज हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए और कहा कि मौजूदा हुकूमत के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, बताएं उन्होंने क्या काम किया। जो मंसूबे हमने लगाए मौजूदा हुकूमत उन्हें खोलने के लिए तैयार नहीं। लाहौर मुल्तान मोटरवे मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसे ऑपरेशनल नहीं किया जा रहा। नवाज शरीफ ने कहा कि इस मोटरवे का नाम बेशक तहरीक इंसाफ मोटरवे रख दें, लेकिन उसे खोल दें। आज एहतसाब अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने इमरान खान की बहन अलीमा खान की दुबई में जायदाद पर भी तनकीद की। इस हवाले से उनका कहना था कि उनके पास तो कोई ज़राए आमदनी भी नहीं, फिर अलीमा खान के पास दुबई में अरबों रुपए की जायदाद कहाँ से आई? अलीमा खान ने जायदाद छुपाने पर जुर्माना भरा, क्या ये NRO नहीं? नैब नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ तो छानबीन करती रहती है, अलीमा खान ने जायदाद कैसे बनाई, इस पर भी नैब को तहकीकात करना चाहिए। नवाज शरीफ का कहना था कि उनका सियासी गुफ्तगू का इरादा नहीं था, लेकिन ये मामलात भी अहम है। कौम जानना चाहती है कि अलीमा खान की जायदाद के पीछे कौन है। अलीमा खान शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड की मेंबर भी हैं, उनकी जायदाद की मनी ट्रेल क्या है? नवाज शरीफ आज कई दिनों बाद किसी हद तक खुलकर बोले, मगर फिर साथ में ये भी बोले कि मैं जो बोलूँगा वो ना छप पाएगा ना ही सहाफ़ी लिख पाएंगे। तो फिर क्या ऐसा है? हामिद मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब काफ़ी कुछ कहा भी जो हमने अवाम के सामने रखा, फिर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं कुछ बोलूँगा तो ना लिख पाएंगे ना छप पाएगा। ऐसा क्या था जो वो बोलते तो ना लिखा जा सकता ना छपता, क्या मामला था? देखें, आज वो कुछ बोले हैं और अलीमा खान साहबा के बारे में बोले हैं और वो शाया भी हुआ है और वो नशर भी हुआ है, और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर आज खुद नोटिस भी ले लिया है। तो उससे पहले जब मरीम नवाज साहबा जब बोलती थी तो आपको अच्छी तरह पता है कि उनके जो जलसे हैं लाइव कवर होते थे, ख़बरें भी लगती थी। तो अभी भी नवाज शरीफ साहब जो बोलते हैं वो नशर हो रहा है। हाँ, ये उनको पता होना चाहिए कि जब वो खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो उस वक्त जो उन्होंने पैमरा में और बाकी जो इदारों में जिन लोगों को लगाया था, तो उन्होंने कुछ मामलात पर कुछ रेड लाइंस बनाई थी और वही वज़ीर आज़म थे कि उन्होंने एक जनाजा जो है उसकी कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी थी और ये भी कहा था कि ये चीज़ नशर होनी चाहिए, ये चीज़ नशर नहीं होनी चाहिए। फिर उनकी पार्टी के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब नवंबर 2017 में जब वो वज़ीर आज़म थे तो पाकिस्तान में तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी भी लगा दी गई थी और एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से पाबंदी लग गई थी। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो ये अगर तासुर देने की कोशिश करते हैं कि मीडिया पर पाबंदियां हैं, तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि पाबंदियों का आगाज़ जो है वो उनके अपने दौरे हुकूमत में जब वो खुद वज़ीर आज़म थे और फिर जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त शुरू हुआ था। और आज यकीनन हम ये तो नहीं कहते कि मीडिया जो है उसके प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मीडिया तमाम तर प्रॉब्लम्स के बावजूद आज भी नवाज शरीफ साहब की बात अवाम तक पहुँचाता है। आज भी उन्होंने
उन्होंने अलीमा खान साहबा के बारे में जो बात की वो आवाम तक पहुंची और उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने के बारे में आज खुद नोटिस भी लिया है। मगर कुछ और भी बातें नवाज शरीफ किया करते थे, साजिशों की बात किया करते थे, फिर जब पहली दफ़ा वो एवनफील्ड रेफरेंस का जवाब में अदालत में जमा कराया, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी बहुत सारी साजिशों का जिक्र किया। क्या उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं बोलूंगा तो ना छपेगा, ना सहाफ़ी उस पर बात कर पाएंगे? मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर भी खामोश है, तो जो डील का इल्ज़ाम लगता है कि किसी तरह कुछ वो करना चाह रहे हैं एनआरओ का, वो दुरुस्त, या फिर वाकई छपेगा नहीं, दूसरे मामला होंगे इसलिए बोल नहीं रहे हो? देखें शाहजेब साहब, बात यह है कि ये नवाज शरीफ साहब का ज़ाती मामला है कि वो बोलना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते, और ये बात उनकी दुरुस्त है कि जब वो नहीं बोलते, और उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने किसी के साथ कोई खामोश मुफाहमत की हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसकी वजह कोई ज़ाती भी हो सकती है, क्योंकि उनकी अहलिया मोहतरमा का कुछ अरसा पहले ही इंतकाल हुआ है और फिर उनके भाई भी बीमार हैं और उनका भाई जो है वो उनको नैब ने गिरफ़्तार भी किया हुआ है, और भी बहुत से मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि फ़िलहाल अभी हुकूमत के बारे में बोलना, उस पर तनकीद करना बहुत कबल अज़ वक्त है। और उसकी एक मिसाल जो है वो हमें रिसेंटली मिली जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की कोशिश की और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, तो नवाज शरीफ साहब ने उनको कहा कि अभी आप ये काम ना करें, अभी इनको चलने दें और इनको खुद गलतियां करने दें। तो इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, और जब वो नहीं बोलते तो फिर मीडिया कहता है जी ये क्यों नहीं बोल रहे, इन्होंने कोई मुफाहमत कर लिया है। लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो अगर ना भी बोलें तो वो हमारे नोटिस में आ जाती हैं। ये बात दुरुस्त है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो आजकल ट्वीट नहीं करती और उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो एक्टिव नज़र नहीं आता, लेकिन जब वो एक्टिव थी और बहुत से लोग जो उनका एक बहुत नॉन किस्म का, सबको पता है कि एक सोशल मीडिया सेल वो चला रही थी, उसके पाकिस्तान के अंदर भी लोग थे, पाकिस्तान से बाहर भी लोग थे, तो उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो अभी तक एक्टिव हैं। और जिन इदारों के बारे में आजकल नवाज शरीफ खामोश हैं, तो जो मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो सोशल मीडिया सेल है उसके जो बहुत से उन्होंने जो फेक ट्विटर अकाउंट्स बनाए हुए हैं और वो जो सिर्फ और सिर्फ PMLN के लिए काम करते हैं, उन फेक ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ भी प्रोपोगंडा होता है, जो सियासी मुखालफीन हैं PTI वालों के खिलाफ भी प्रोपोगंडा होता है, और भी जिससे मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इख्तिलाफ है उन सब के खिलाफ प्रोपोगंडा होता है और उसी अंदाज में होता है। तो मैं नहीं समझता कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है अगर वो खुद एक्टिव नहीं है तो उनका जो सोशल मीडिया सेल है वो इनएक्टिव हो गया है, वो बिल्कुल काम कर रहा है। और मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ और मेरे पास फैक्ट्स भी हैं, फिगर्स भी हैं, एविडेंस भी है कि उनका जो सोशल मीडिया सेल है वो अभी भी एक्टिव है, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी, और इदारों के खिलाफ प्रोपोगंडा भी करता है, सियासी मुखालफिन के खिलाफ प्रोपोगंडा भी करता है। लिहाजा मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की जो खामोशी है वो उसके अंदर हो सकता है कि और बहुत सी वजूहात हों, लेकिन जो मरियम नवाज शरीफ साहबा की खामोशी है वो सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि ट्विटर पे खामोशी है, ज़ुबान की खामोशी है, लेकिन उनकी इंस्ट्रक्शंस अभी तक चलती हैं और उनका जो सोशल मीडिया सेल है वो अभी तक एक्टिव है, वो अपना काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक तरफ नवाज शरीफ साहब का केस चल रहा है, मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का केस भी आगे बढ़ रहा है और आज इंटरेस्टिंग मामला हुआ। नैब की तरफ से कहा गया, नैब के वकील की तरफ से, कि हम ये नहीं कह रहे कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन की है, बल्कि हम उनकी जानिब से फैमिली मेंबर्स को दिए जाने वाले गिफ्ट्स की तफ्तीश करना चाहते हैं। ये बात आज नैब के तफ्तीशी अफसर ने लाहौर के एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के खिलाफ केस की समाअत के दौरान दलाइल देते हुए कही। आज आशियाना हाउसिंग का मामला शहबाज शरीफ के तहाइफ के रिकॉर्ड पर उलझता हुआ नजर आया। आज लाहौर की नैब अदालत में साबिक वजीर आला पंजाब और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना स्कैंडल की समाअत के दौरान दिलचस्प दलाइल सामने आए। शहबाज शरीफ आशियाना स्कैंडल में 5 अक्टूबर से लाहौर नैब की तहवील में है। उन्हें 6 दिन के रादारी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया गया। समाअत का आगाज हुआ तो एहतसाब अदालत के जज ने इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ का कितने दिन का रिमांड हो चुका है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि 54 रोज से शहबाज शरीफ तहवील में है, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि 55 दिन हो गए हैं। एहतसाब अदालत के जज ने इस्तफसार किया कि 55 दिन हो गए, क्या तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई? नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि काफी दिन कौमी असम्बली का इजलास भी जारी रहा, जिसकी वजह से तफ्तीश नहीं हो सकी, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि इस दौरान भी तफ्तीश होती रही है और उन्हें सवालनामा भी दिया गया था।
समाअत के दौरान दलाइल देते हुए नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शहबाज शरीफ ने आशियाना इकबाल हाउसिंग प्रोजेक्ट में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और उन पर बतौर वजीर आला कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। नायब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत से कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कोई करप्शन की है, बल्कि जो तोहफे दिए गए हैं हम उनकी तफ्तीश करना चाहते हैं। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक 2011 में हमजा शहबाज को जो तहाइफ दिए गए उसका रिकॉर्ड नहीं है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि टैक्स रिटर्न्स उनके सामने रख देते हैं कि 6 करोड़ के तहाइफ कैसे दिए। इस पर शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि तफ्तीशी अफसर आशियाना केस की बात करें कि उसमें क्या बेज़ाब्तगी है। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि आशियाना इकबाल केस के हवाले से होने वाली मीटिंग्स में शरीक अफराद से सामना नहीं करवाया गया, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या उन लोगों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि जी तमाम लोगों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ की बीमारी और इलाज से मुतालिक मामला भी ज़ेर गौर आए। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मौक्कल को कैंसर है, जिस पर नैब के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मेडिकल के हवाले से उन्हें जैसा भी ट्रीटमेंट चाहिए वो देने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने अदालत से इस्तदा की कि उनके तमाम मेडिकल टेस्ट और चेकअप इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में हो रहे हैं, लिहाजा अदालत पिम्स में इलाज जारी रखने का हुक्म दे। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ के मजीद रिमांड से मुतालिक फैसला महफूज किया और फिर शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 6 दिसंबर तक की तौसी कर दी गई। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई मस्बत पैगाम, पाकिस्तान के वजीर आजम की तरफ से इंतहाई मस्बत पैगाम, भारत की तरफ से उनके वजीर खारजा का जो बयान आया वो फिर मायूस कुन। तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाक भारत ताल्लुकात में एक बार फिर से बेहतरी की उम्मीद पैदा हो रही है। अमन और मोहब्बत की बातें हो रही हैं, मगर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 70 साल की तारीख में ऐसा कई बार हुआ है कि पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई, उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई। ऐसा महसूस होने लगा कि अब ताल्लुकात में कशीदगी खत्म हो जाएगी, मगर फिर ताल्लुकात में कशीदगी आ गई और बात वहीं पर पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी या उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई। अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत से ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिश की है, मगर क्या ये कोशिश कामयाब होगी? वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज करतारपुर में राहदारी का संगे बुनियाद रख दिया। उसे एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता कई बरस से भारत में रहने वाले सिखों का ये मुतालबा रहा है कि पाकिस्तान उनके मुक़द्दस मकाम के लिए राहदारी कायम करे। इस हवाले से माजी में भी कुछ कोशिशें ज़रूर हुई, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीब हल्फ बर्दारी में इस पेशरफ्त की बुनियाद रखी गई और तकरीबन 3 माह बाद आज राहदारी मनसूबे का सगे बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारत एक कदम आगे बढ़ाएगा तो पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ाएगा, क्योंकि दोनों ममालिक के पास दोस्ती के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इंतहाई मस्बत बात, विजन नजर आया वज़ीर आज़म इमरान खान की बातों में, लॉजिकल बात करते नजर आए। वज़ीर आज़म इमरान खान इससे पहले भी अपने पहले खिताब में भी भारत को दोस्ती का पैगाम दे चुके हैं। उसके बाद भी कुछ कोशिशें हुई, मगर ताल्लुकात में तलखी और इल्ज़ाम तराशियां बरकरार रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, हम उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक माजी को नहीं भूल जाते। इंतहाई मस्बत पैगाम, क्लैरिटी के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बात की, 2 टोक बात की, माजी को भूल कर आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि फ्रांस और जर्मनी आगे बढ़ सकते हैं तो पाकिस्तान और भारत क्यों नहीं? सियासी और अस्करी क़यादत भारत से ताल्लुकात से मुताल्लिक एक पेज पर है। ये बड़ा अहम मौका है कि पाकिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आज़म वाज़े तौर पर मस्बत पैगाम दे रहे हैं। कह रहे हैं वहाँ से गिला आता है कि फ़ौज और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत एक पेज पर नहीं होती, हम एक पेज पर हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाक भारत ताल्लुकात बेहतर होंगे तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा, बॉर्डर खुलेगा तो दोनों मुल्कों में गुर्बत कम होगी। इसी किस्म की बात नरेंद्र मोदी ने भी कुछ साल पहले की थी कि पाकिस्तान और भारत को चाहिए कि मिलकर गुर्बत से लड़ें, मगर अब जबकि इलेक्शन भारत में करीब आ रहे हैं तो पाकिस्तान की तरफ से मजबूत पैगाम तो जा रहे हैं, वहाँ से मजबूत जवाब नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में मजबूत पैगाम दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत की तरफ से मनफी पैगामात के बावजूद भी मजबूत पैगाम दिया। आज करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी काबीना के साथ आर्मी चीफ भी शरीक हुए। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के साथ भारत से आए सियासतदानों ने भी इसमें तकरीब में शिरकत की। वहाँ से जो सहाफ़ी सीनियर आए हैं उन्होंने शिरकत की। सगे बुनियाद रखे जाने की तकरीब से खिताब करते हुए भारतीय सियासतदान और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिद्धू ने कहा कि नफरत अब ख़त्म होनी चाहिए। दोनों तरफ से ताल्लुकात में बेहतरी की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी उम्मीद जाहिर की कि फ़ासले कम हुए हैं तो ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। BBC को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने भारतीय क़यादत को पैगाम दिया कि वो मकबूजा कश्मीर में बिछड़े ख़ानदानों को मिलाने का मौका फ़राहम करें। अच्छी बातें हो रही हैं, मगर इस मौके पर भी
भारत की मरकजी सियासी क़यादत की तरफ से मनफी पैगाम दिया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ना हम सार्क इजलास में जाएंगे, ना पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। करतारपुर बॉर्डर से आमदोरफ्त के लिए वीज़ा होगा या नहीं, ये अभी तय होना बाकी है। उन्होंने कहा कि मुल्कों में राब्ते हुकूमत से हुकूमत के होते हैं, इनफरादी नहीं। करतारपुर राहदारी का मामला 3 माह से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीब हलफबरदारी से शुरू हुआ, अब मामला यहाँ तक पहुँचा है। मस्बत खबर आई है। राजदीप सरदेसाई सीनियर भारतीय सहाफ़ी, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही मुशर्रफ जदीद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान में वज़ारत ख़ारजा से वाबस्ता रहे हिना रब्बानी खर साहिबा के पीपल्स पार्टी के दौर में। अब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राजदीप, आप पाकिस्तान आए हैं, आपको वेलकम करते हैं। मस्बत खबर आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ज़ाहिर मस्बत बात की, गुरबत से लड़ें दोनों, आप 1 कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम बढ़ाएंगे, ये सारे मामला। मोदी साहब भी कहते थे कि मिलकर गुरबत से लड़ते हैं। अब क्या वहाँ इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए वहाँ से मुस्बत जवाब नहीं आ रहा? जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इंडिया की वो हाइल हो रही है आगे बढ़ने में, जबकि पाकिस्तान की तरफ से मुस्बत पैगाम आ रहा है। देखिए, एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जरूर है, चुनाव हो रहे हैं और कोई ऐसी बड़ी बात चुनाव के टाइम पर हो जिससे दोनों देशों के बीच अगर मुज़ाकरात हो और उसके बाद अगर आतंकवादी हमला हो, कोई दहशतगर्दी हो, तो फिर क्या होगा। इसलिए बड़े सोच समझकर कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, भारत में केवल चुनाव की बात नहीं है, लेकिन कई लोग जो हैं उनसे अगर आप बात करें, ओपिनियन मेकर्स, उनको लगता है कि पाकिस्तान में एक दोहरापन है। वजीर आजम कुछ कहते हैं, आर्मी चीफ कल कुछ और कहेंगे, या एक आतंकवादी दहशतगर्दी होगी, तो किस पर कैसे भरोसा करें। लाहौर बस यात्रा के बाद कारगिल हुआ, आगरा समिट के बाद दोनों देशों के बीच कड़वाहट बढ़ी, तो मुंबई खास करके 26/11 के जो आतंकवादी हैं उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए भारत, मुझे लगता है इस समय जो रूलिंग पार्टी है वो तैयार नहीं है कि कोई बड़ा कदम उठाए। एक छोटा कदम, एक अच्छा कदम उठाया गया है, लेकिन बड़े कदमों को उठाने के लिए मुझे लगता है आपको एक और समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह से छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे पहले। अगर ये जो सिविल मिलिट्री वाली बात है, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात भी की कि हम एक ही पेज पर हैं। भारत से बात की जाती है, उन्होंने खुद ने मेंशन किया कि फौज नहीं चाहती मगर हम एक पेज पर हैं। और ये जो मामला हुआ है आज इस करतारपुर के मामले पर, ज़ाहिर है जो सिद्धू जी हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान की हलफबरदारी की तकरीब में आए थे, फिर उनकी एक मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, वो गले मिले, वो भारतीय मीडिया में उनके लिए अजाब बन गया हमारे आर्मी चीफ से मिलना, मगर उसके बाद ही हुआ ना, वरना तो बहुत अरसे से ये मामला चल रहा था। तो फौज एक पेज पर है, ये इस बात का सबूत है, तो क्या वहां से मज़बूत पैगाम एक दफा नहीं आना चाहिए? देखिए, आज इमरान खान ने भी यही कहा कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पर है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको वॉक द टॉक करना पड़ेगा। बोलना आसान है, अब दिखाना पड़ेगा। जो दिखाया गया है करतारपुर साहब के मसले को लेकर, तो एक अच्छा कदम है, लेकिन जो बाकी मसले हैं उन पर क्या इसी तरह से आर्मी और इमरान खान एक साथ है? कल अगर डायलॉग शुरू भी हो तो क्या इमरान खान और आर्मी साथ में चलेंगे? वैसे ये पता तो उसी वक्त चलेगा ना जब मुज़ाकरात होंगे कि साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। ये पहला कदम तो साबित कर रहा है कि एक साथ हैं, और ये जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो पहली दफ़ा में हुआ है। पाकिस्तान को भी शिकायत है, कुलभूषण यादव से लेकर मुख्तलिफ जो दहशतगर्दी के मामलात हैं उस पर भारत के हवाले से शिकायत हैं, मगर फिर भी दोस्ती की बात की जा रही है। तो ट्राई करेंगे, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे, आप नहीं समझते तभी पता चलेगा। देखिए, इतिहास जो है इन दोनों देशों का ऐसा है, कितनी कड़वाहट हुई है, इतने बिट्रेयल्स हुए हैं, इस वजह से दोनों देश में मुझे लगता है बहुत धीमी तरह से आगे बढ़ना चाहते, जो मुझे लगता है अच्छी बात है। कोई ड्रामेटिक चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही ड्रामेटिक चीज होती है लोगों की उम्मीदें और बढ़ती हैं, और फिर जब वो उम्मीदों पर पानी फेर जाता है तो फिर हम वापस उसी जगह पर आते हैं जहां से शुरुआत होनी है। बहुत शुक्रिया। राजदीप हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान आए हैं, एक ऐसे सहाफ़ी हैं जो भारत में एक मस्बत बात करते हैं, लिबरल प्रोग्रेसिव बात करने वाले सहाफ़ी हैं। मुशर्रफ ज़ैदी हमारे साथ मौजूद है। मुशर्रफ साहब, तो फिर जब तक भारत में इलेक्शन नहीं होते उस वक्त तक तवक्को ना की जाए। वहाँ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, इलेक्शन में एक इशू होता है, पाकिस्तान में नहीं होता। जब यहाँ इलेक्शन होते हैं तो ना तवक्को की जाए। इतना मस्बत पैगाम आ रहा है, सिविल मिलिट्री क़यादत एक पेज पर है, आर्मी चीफ एक तकरीब में मौजूद हैं, वज़ीर आज़म दोस्ती की बात कर रहे हैं, एक कदम आप बढ़ाएं, 2 हम बढ़ाएंगे, मगर मुश्किल होगा। शाहजेब, मेरा नहीं ख्याल कि भारत से कोई भी मस्बत इक़दाम
या एक मस्बत इक़दाम का अच्छा जवाब जो है वो पाकिस्तानियों को उसकी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसकी वजह वही है जो राजदीप ने आपको बताई। हिंदुस्तान में इलेक्शन होने वाला है और हिंदुस्तान में इतना जहर घोला गया है पिछले 70 साल से, लेकिन खास तौर पे पिछले 5-10 साल में, कि कोई भी हिंदुस्तान का लीडर होगा वो जितनी भी कोशिश कर ले इलेक्शन के वक्त वो ये रिस्क नहीं लेगा कि ऐसा लगे कि वो अमन और अमान के लिए कुछ करना चाह रहा हो, क्योंकि इंडियन मीडिया ने और इंडियन सियासतदानों ने मिलके जो धूल जो है उड़ाया है भारतीय अवाम के दिलों में और आंखों में, उसकी वजह से बड़ा नेगेटिव जो है एक उनको स्टांस लेना पड़ता है, खास तौर पे इलेक्शन से पहले। जो उम्मीद हम रख सकते हैं वो हमें रखनी चाहिए इलेक्शन के बाद की, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को हर मौका लेना चाहिए और हर मौके से पूरी दुनिया के सामने पेश करना चाहिए कि कौन अमन अमान के लिए है और कौन उसके खिलाफ अपने लोगों को उकसाता है। पाकिस्तान हमेशा से एक अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद रखने की कोशिश करता रहा है। जरूर गलतियां पाकिस्तान से भी हुई होंगी, हिंदुस्तान से भी बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन इस दौर में हर तरह से पाकिस्तान ने कोशिश की है अमन की, और भारत से जो जवाब मिलता है वो वही मिलता है जो आज फिर से सुषमा स्वराज ने हमें दिया। मतलब अब राजदीप भी कह रहे थे कि वहाँ है, और खुद वजीर आज़म इमरान खान ने भी जिक्र किया कि वहाँ से जवाब आता है कि फ़ौज कुछ और चाहती है, हुकूमत कुछ और चाहती है, वहाँ की सिविल हुकूमत। और मगर वजीर आज़म ने कहा एक पेज पर हैं, और जाहिर है मैं फिर जब सिद्धू साहब आए थे यहाँ पर वजीर आज़म की हल्फ बर्दारी की तकरीब में, आर्मी चीफ से वो गले मिले और रगड़ी डाला उनको वहाँ की के मीडिया ने, उसके बाद ही और ये खबर आई कि उन्होंने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की, फिर ये मामला आगे बढ़े और आज ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तो ये तस्वुर किया जा सकता है कि पाकिस्तान में इस इतने सेंसिटिव मामले पर पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत एक साथ है। भारत अगर एक कदम बढ़ाए तो वाक़ईतन पाकिस्तान 2 कदम बढ़ाएगा और मामला बेहतर हो सकते हैं उस तरीके से जो यूरोपियन मिसाल देते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। देखिए शाहज़ेब, मैं समझता हूँ कि ये वाकई एक पेज पर है। ज्यादा अहम और ज्यादा मजेदार ये होता कि पिछले चंद सालों में जब और भी मौके थे हिंदुस्तान को एक्सपोज करने के पाकिस्तान के पास, तो उन मौकों पर भी जो है हम सब एक पेज पर होते, लेकिन जो पुराना वक्त था वो गुजर गया। अब आने वाले कल के लिए और आज के लिए जो बात हम कर सकते हैं वो ये कि ये बड़ा अच्छा है और खुशाइंद है कि पाकिस्तान में न सिर्फ अस्करी और सिविलियन जो है जो लोग बरतर इक़्तिदार हैं वो एक पेज पर हैं, बल्कि जितनी भी सियासी जमातें हैं और जो मेजर पार्टीज हैं उन सब में एक तरह से कंसेंसस पाया जाता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है, ट्रेड में नॉर्मलाइजेशन चाहता है और 2 इक्वल सॉवरेन नेशंस के तौर पे हिंदुस्तान से बात करना चाहता है, कश्मीर के मसले पर भी और दीगर और भी जो मसाइल होंगे या हैं हिंदुस्तान को हमारे साथ उन पर भी। मुशर्रफ अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर है हमसायों के साथ जब ताल्लुकात बेहतर होंगे तभी आगे बढ़ा जा सकता है। यूरोप की मिसाल सामने है जो ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान देते हैं, इस पर जहां भारत से उम्मीद की जाए कि वहां की जो हुकूमत है वो मस्बत किरदार अदा करे, वहीं पाकिस्तान में भी उम्मीद की जानी चाहिए कि जो अपोजिशन है वो मस्बत किरदार अदा करेगी, मेच्योर किरदार अदा करेगी, ना कि ऐसा जैसा कि माजी में अपोजिशन की तरफ से किया गया जब नवाज शरीफ कहते थे कि ताल्लुकात बेहतर होनी चाहिए, तिजारत होगी दोनों ममालिक के दरमियान तो मामलात हम हल करने में कामयाब होंगे, मगर भरपूर अपोजिशन होती थी। किस किस्म की होती थी ज़रा देखिए। कल वाघा बॉर्डर बंद करने वाली तहरीक इंसाफ आज करतारपुर राहदारी खोलने की बात कर रही है। कल तिजारत ख़त्म करने वाली तहरीक इंसाफ गुर्बत ख़त्म करने के लिए तिजारत करने की बात कर रही है। तहरीक इंसाफ आज हुकूमत में आके बदल गई है। उम्मीद करते हैं कि नून लीग अपोजिशन में जाकर नहीं बदली होगी और वैसी ही बात करेगी, दोस्ती की और अमन की बात करेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे।